आज हम इस लेटर के बारे में बात करेंगे जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे है। और ये जो लेटर है ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिलीज़ किया गया था उन आरोपों का जवाब जो कि इंडियन गवर्नमेंट पे लगाए जा रहे हैं, उनका जवाब दिया था इसमें। और कुछ तथ्य बताए थे कि जीएम मस्टर्ड जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों जो है वो चाहिए और क्यों इसको अप्रूवल मिलना चाहिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया है वो दिया है आत्मनिर्भरता इन एडिबल ऑयल, कि हमें जो है बेसिकली खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनना है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है, इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग, हम 2021-22 के आंकड़ों की बात करी है इन्होंने, और इसमें हमने करीब 1,57,000 करोड़ का ऑयल इंपोर्ट किया। लेकिन क्या कभी हम आत्मनिर्भर थे, और अगर थे तो वो आत्मनिर्भरता ख़त्म क्यों हुई, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। और ये तथ्य जो है, ये तथ्य बिल्कुल गलत है, बिकॉज आत्मनिर्भरता जो है वो बिना जीएम के भी लाई जा सकती है। तो उसके लिए आप जो है, अगर गूगल पे सर्च करेंगे, ये टर्म अगर आप सर्च करेंगे तो आप जो है काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, और मैं उनमें से एक आर्टिकल जो है वो मैंने लिया है और हम इस आर्टिकल पे बात करते हैं। तो अभी अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो 1976 तक हमने जो है, हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर था। और उसके बाद 1976 से लेके 1988 तक हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो बढ़ा। इसके पीछे कई कारण थे, मैं उन कारणों पे नहीं जाऊंगा, आप चाहें तो ये आर्टिकल सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन 1986 में राजीव गांधी जी द्वारा जो है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स एक मिशन चलाया गया, और इस मिशन के तहत जो है हम लोग 1986 से 1991 तक आते आते वापस से करीब आत्मनिर्भर हो गए थे। हम 98% हमारा जो खाद्य तेल है उसकी आपूर्ति हम हमारे देश में ही कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है WTO एग्रीमेंट आया नरसिम्हा राव की सरकार में 1994 में, और उस WTO एग्रीमेंट में खाद्य तेल को 65% ड्यूटी के साथ रखा गया। और 1998 में जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आती है तो वही जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 55% कर दी जाती है। और उसके एक महीने बाद ड्रॉप्सी का केस होता है, जिसमें बेसिकली सरसों के तेल के अंदर आर्जिमोन की मिलावट पाई गई थी, जिसकी वजह से करीब 60 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 3,000 लोग जो हैं वो बीमार हो गए थे। और इसकी वजह से जो हमारे मार्केट के अंदर जो लोकल ब्रांड के तेल बिकते थे, जिसमें से धारा जो है वो सबसे मशहूर ऑयल ब्रांड था NTTB का, और इसके अलावा जो हमारी कच्ची घानियाँ थी और जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे, जो खुला तेल मिलता था, उन सब के ऊपर बैन लगा दिया गया। और इस बैन की वजह से अचानक से हमारे देश के अंदर खाद्य तेल की कमी हो गई। और फिर जो है सोयाबीन ऑयल जो है और पाम ऑयल जो है उसके इंपोर्ट को मंजूरी दी गई, और ये सब वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम में हुआ। और धीरे धीरे उनकी गवर्नमेंट ख़त्म होते होते हम लोग जो हैं 5 मिलियन टन्स पर ईयर जो है इंपोर्ट करने लगे। और सबसे मज़ेदार बात ये कि पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल कभी भी हमारे खाने का हिस्सा नहीं रही। और आज के तारीख में अगर हम देखें तो पाम ऑयल जो है वो इटसेल्फ करीब 50 to 70% इंपोर्ट होता है। जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं उसमें करीब 50% या उससे ज़्यादा जो है पाम ऑयल इंपोर्ट होता है, जो कि धरती के ऊपर सबसे अनहेल्दीएस्ट ऑयल है। और बाद में ये पता लगा कि जब इस मामले की जांच हुई तो पाया गया कि जो सैंपल्स थे उनके अंदर करीब 30% से ज़्यादा मिलावट पाई गई। और वो जो मिलावट है वो सिर्फ आर्जिमोन की मिलावट नहीं थी, उसके अंदर डीजल और कई वेस्ट ऑयल की मिलावट भी पाई गई। और वो जो तेल है उसकी मिलावट इस तरीके से की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हो और जल्दी से जल्दी हो। तो ये जो है एक तरह से ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था, और ऐसा नहीं है कि ये गलती से हुई, ये डेफिनेटली जानबूझ के किया गया, और ये एक साजिश के तहत किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरें, और जो लोकल हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लोकल हमारे जो ब्रांड्स हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरीके से जो है हमारी आत्मनिर्भरता को ख़त्म किया गया। लेकिन ये आत्मनिर्भरता वापस आ सकती है, और वो कैसे कि जो 1,56,000 या 1,57,000 करोड़ हम लोग जो इंपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं वो हम जो है किसानों को दें, हम किसानों को प्रॉपर दाम दें, हम किसानों के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट तैयार करें। तो आज भी जो किसान हैं वो ये चीज़ कर सकते हैं।
जब राजीव गांधी जी के टाइम में हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे 1989 से 1996 मतलब 10 साल में हम लोगों ने हमारा ऑयल सीड प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल कर लिया था। हम 108 लाख टन से 221 लाख टन तक आ गए थे। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि आत्मनिर्भरता के लिए आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों चाहिए। हम आत्मनिर्भर आज भी बन सकते हैं, बशर्ते हमारी पॉलिसीज जो हों वो ठीक हों, किसानों के हित में हो और उपभोक्ताओं के हित में हो। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि हमें आत्मनिर्भरता के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों चाहिए। उसके बाद हम अगले पॉइंट में आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है शॉर्ट फॉल इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है। इनका कहना है कि 1245 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, जबकि विश्व में ये 2000 या उससे 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर या उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो बात है ये बात बिल्कुल गलत है। ये हमें गुमराह करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि हमारे पास भी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो इससे कहीं ज़्यादा उत्पादन देती हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। अपने पास देखो यहाँ पे 2 वैरायटीज़ हैं, RH749 और DRMRIJ31। ये वैरायटी जो है ये करीब 2600 से 2800 किलोग्राम पर हेक्टेयर उपज देती है, जबकि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है उसमें क्लेम किया जा रहा है कि वो 2600 किलोग्राम पर हेक्टेयर की उपज देती है। वहीं ये अपने पास दूसरी वैरायटी है जो करीब 2750 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपको उपज देती है। और इसके अलावा हमारे पास कई और भी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम ये ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये एक आर्टिकल है mint.com पे, लाइव मिंट। आप चाहे तो ये देख सकते हैं और मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर श्री मेथड यूज़ किया जाता है और इस श्री मेथड के थ्रू जो फार्मर्स हैं वो 4 से लेके और करीब 5.5 टन पर हेक्टेयर मस्टर्ड की यील्ड रहे हैं। तो ये चीज़ भी बिल्कुल ही बेतुकी है और हमें गुमराह करने के लिए बोली जा रही है कि हमारा प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम नहीं है, हमारे पास तरीके हैं इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के, हमारे पास वैरायटीज़ हैं इन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और हमें जो है इसके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड नहीं चाहिए। नाउ अगला जो है वो ये कि हमें हाइब्रिड्स क्यों चाहिए। अगेन यहाँ पे इन्होंने वही तर्क दिया है कि हमें जो है हमारी यील्ड बढ़ाने के लिए और इस तरह से वही राग अलापा है इन्होंने जो इसके पिछले वाले पॉइंट में अलापा था कि जो नई यील्ड है, जो हाइब्रिड यील्ड है वो 20 से 25% हायर आपको यील्ड देती हैं और इसीलिए जो है वो हाइब्रिड क्रॉप जो है वो ज़रूरी है। अगेन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सब गुमराह किया जा रहा है ये सब कह के कि हमारे पास जो वैरायटीज़ हैं वो कम यील्ड देती हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी वैरायटीज़ हैं जो ज़्यादा यील्ड देती हैं और ऐसे तरीके हैं जिससे हम हमारी यील्ड को डबल कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि ये मध्य प्रदेश के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुआ है और वहाँ पे करीब 10,000 फार्मर्स, उमारिया डिस्ट्रिक्ट है, इसमें करीब 10,000 फार्मर्स जो हैं वो इस टेक्निक से खेती कर रहे हैं और वो लोग जो हैं ऑलमोस्ट 4 से 5.5 टन पर हेक्टेयर मस्टर्ड ऑयल जो है उसकी उपज ले रहे हैं। तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। हमारे पास तरीके हैं, उसके लिए हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड नहीं चाहिए। ओके, जो इनका अगला पॉइंट है वो है बीटी ही क्यों। तो इनका ही कहना है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल तकनीक है और ये बहुत लंबे टाइम से जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर मस्टर्ड के अंदर यूज़ हो रही है। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ये मस्टर्ड में यूज़ नहीं हो रही है, कैनोला में यूज़ हो रही है और कैनोला जो है वो मस्टर्ड से बिल्कुल अलग है। ये एक सेम फैमिली से आती हैं लेकिन ये मस्टर्ड नहीं है, ये कैनोला है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है ये कि मस्टर्ड के अंदर ये पिछले 10 सालों से या कई डिकेड से जो है इन कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमें जो है गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद इनका अगला पॉइंट है वेदर DMH11 हैज़ सिग्निफिकेंट यील्ड गेन, कि क्या DMH11 जो है उसकी उपज काफ़ी ज़्यादा है हमारी जो एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ है। तो इसमें अगेन इन्होंने जो है क्लेम किया है कि ये करीब 25 से 30% ज़्यादा उपज देती है और इसको T59 जो वरुणा करके वैरायटी आती है उसके अगेंस्ट में जो है इसको चेक किया गया है। लेकिन अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास ऐसे कई वैरायटीज़ हैं जो कि इससे ज़्यादा उपज देती हैं और ऐसे कई तरीके हैं
जिससे हम ये उपज और डबल कर सकते हैं। तो अगेन हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज़ नहीं चाहिए ज़्यादा उपज के लिए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है बायोसेफ्टी कंसर्न का। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें इनका कहना है कि ये सब कुछ जो है इन्होंने टेस्टिंग की है और इसका जो है ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इन्होंने कई तरह के एनालिसिस किए हैं टॉक्सिसिटी को लेके और एलर्जी को लेके, और कई कंपोजिशनल एनालिसिस किए हैं, फील्ड ट्रायल्स जो हैं वो किए हैं, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ की है, और इसका जो है ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है। और बायोसेफ्टी की जहाँ पे बात आती है तो बायोसेफ्टी में ये कहते हैं कि कि इन्होंने जो है करंट अप्रूवल हैज़ बीन गिवन बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टेटस on growth in honey production and number of colonies, particularly in Canada, which has 95% of rapeseed area under BT based hybrids. However, as a precautionary principle, GEAC has directed the developers to generate data on effect of GM mustard on honeybees and pollinators during first 2 years of release. तो देखा जाए तो इनके पास अभी कोई डेटा है ही नहीं कि इसका जो है क्या फ़र्क पड़ेगा हनी बीज के ऊपर और बाकी जो पॉलिनेटर्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उनके ऊपर। और अगेन यहाँ पे हवाला दे रहे हैं कनाडा का, जहाँ पे बोल रहे हैं कि 95% रेपसीड एरिया अंडर बीटी। अगेन ये कैनोला को मस्टर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे मैं एक और बहुत ही आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो ये कि ये एक मैंने पेपर मिला जो कि ICAR की वेबसाइट पे है, और ये बड़े मज़ेदार पेपर है। इसमें आप देखोगे तो ICAR के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ही इस पेपर को लिखा था, और आप इसकी हेडिंग अगर आप देखोगे तो ये हेडिंग है बायोसेफ्टी इश्यूज रिलेटेड टू ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, और ये बीटी कॉटन पे फोकस किया गया था। अगेन बीटी कॉटन और बीटी मस्टर्ड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम टेक्निक है, सेम बैक्टीरिया यूज़ किया गया है इसको डेवलप करने में। और ये जो आर्टिकल है ये बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलके बनाई थी और जनवरी 2005 के अंदर पब्लिश की थी। तो इस रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 24 पे हम जाते हैं, और यहाँ पे साफ साफ देखिए क्या है, रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ आर रिलेटेड मेनली टू टॉक्सिसिटी, एलर्जिसिटी एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि जो रिस्क है इसके साथ वो इसकी टॉक्सिसिटी को लेके कि ये जहरीली है या इससे टॉक्सिन्स जो हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी, और एलर्जीज जो हैं वो उनकी शिकायत बढ़ेगी, और इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी आ सकता है। द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी मे बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट whose synthesis is controlled by the transgene or the changes in the metabol। तो ये सारी इसमें काफ़ी डिटेल में इन्होंने ये बता रखा है। और उसके बाद हम रिस्क टू एनवायरनमेंट में अगर देखें तो यहाँ पे भी साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि रिस्क टू एनवायरनमेंट ड्यू टू रिलीज ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इंक्लूड इम्पैक्ट ऑफ इम्पार्टेड ट्रेल्स ऑन अदर रिलेटेड स्पेसीज। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो बाकी की जो प्रजातियाँ हैं उनके ऊपर गलत असर पड़ सकता है, और उनके अंदर भी जो है पोटेंशियल रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो सकता है कीड़ों को लेके और दवाइयों को लेके, और इसके अलावा जो कीड़े हैं उनमें भी जो है रेजिस्टेंस बिल्डअप हो सकता है। और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी, और नॉट ओनली बायोडाइवर्सिटी, इसके अलावा जो और भी जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर भी अनएडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है जिसका कि इनको अंदाज़ा नहीं है। इसके अलावा एक्सीडेंटल क्रॉस ब्रीडिंग, अगर क्रॉस ब्रीडिंग होती है जो GM क्रॉप्स हैं और अपने ट्रेडिशनल क्रॉप्स में, तो उससे हमारी जो देसी वैरायटीज़ हैं वो मिलावटी हो जाएंगी, और अगेन हमारी देसी वैरायटीज़ का ख़त्म होने का काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं। तो ये साफ साफ इस रिस्क असेसमेंट में लिखा हुआ है कि ये जो है हमारे ह्यूमंस के लिए एज वेल एज हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये सेफ़ नहीं है। इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आशंका इसमें जताई हुई है। तो यहाँ पे इनका ये कहना कि ये बायोसेफ्टी, सारे के सारे बायोसेफ्टी नॉर्म्स को ये लोग फॉलो किया है, और ये जो है हमारे लिए हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए जो है सेफ़ है, ये बिल्कुल गलत है। उसके अलावा यहाँ पे फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि DMH11 जो है वो MNCs को फेवर करेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है।
क्योंकि जो आप बीटी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो बीटी टेक्निक एमएनसीज ने ही डेवलप की है। और अगर आप जीएम मस्टर्ड को अलाउ करेंगे तो ये एमएनसीज जो हैं ये आपके ऊपर दबाव डालेंगे कि इनके जो जीएम क्रॉप्स हैं उनको भी अलाउ किया जाए, और आपके पास कोई रीज़न नहीं होगा मना करने का कि इनके क्रॉप्स को अलाउ नहीं किया जाए। और अगर इनके क्रॉप्स को अलाउ किया जाएगा तो ये अपने बीज दबा के बेचेंगी, ये अपनी दवाइयाँ दबा के बेचेंगी। तो कैसे आप ये कह सकते हो कि ये जो है एमएनसीज को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। और आप यहाँ पे अगर आप देखें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम जो हैं वो दुनिया की सिर्फ ये 6 कंपनीज जो हैं वो कंट्रोल करती हैं। तो एक तरह से आप जो है मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो एमएनसीज की, जीएम मस्टर्ड को अलाउ करके आप इनको बुलावा दे रहे हो, राइट। तो ये चीज़ जो है ये चीज़ भी बिल्कुल एकदम हमें गुमराह करने के लिए लिखा गया है, यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा नहीं है, जबकि ये चीज़ फैक्ट है कि अगर हमने इस DMH11 को प्रमोट किया तो एमएनसीज आएंगी, और ये एमएनसीज जो हैं ये और भी बहुत सारी फसलें जो है अपने जीएम क्रॉप्स बेचेंगी, और इसके अलावा जो है अपनी जो दवाइयाँ हैं वो भी बेचेंगी। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखिए लेटेस्ट एक न्यूज़ है, तो इसमें आप देखोगे तो ये न्यूज़ है, ये 30 जुलाई की है, 30 जुलाई 2023 की। और यहाँ पे इसकी हेडिंग है सेंट्रल लाइकली टू अलाउ कार्सिनोजेनिक हर्बिसाइड फॉर जीएम क्रॉप्स कल्टीवेशन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऐसे हर्बिसाइड्स को अलाउ करने जा रही है जिनसे कैंसर होने की पूरी संभावना है। और कई कंट्रीज़ में, यूरोप में ख़ास तौर से इसको बैन कर दिया गया है ग्लाइफोसेट को। और सरकार जो है वो इस तरह के 4000 वर्कर तैयार कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे, इस आर्टिकल को पढ़ोगे, और उनको ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे जो है ग्लाइफोसेट जीएम क्रॉप्स के ऊपर आप यूज़ करोगे। और फिर ये 4000 लोग जो हैं गाँव में किसानों को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आप इस जहर को यूज़ कर सकते हो, कैसे आप इस जहर से खाना उगा सकते हो और जहरीला खाना उगा सकते हो। तो ये भी अपने को गुमराह करने की एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे कि ऐसा नहीं है। लेकिन ये साफ साफ आपको दिख रहा है, क्या हम बेवकूफ़ हैं, क्या सरकार हम लोगों को बेवकूफ़ समझती है? तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। और ब्राइट फ्यूचर है, कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है। अगर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आते हैं इंडिया के अंदर तो ये एक नया चैप्टर होगा हमारी एग्रीकल्चर हिस्ट्री के अंदर, और ये जो है हमारे एग्रीकल्चर को कम्प्लीटली ख़त्म कर देगा, जहरीला बना देगा, हमें गुलाम बना देगा इन एमएनसीज का, और हमारी जो पुरानी जो धरोहर हैं, पुरानी जो वैरायटीज़ हैं, उन सबको ही ख़त्म कर देगा। तो ये तथ्य आपके सामने हैं। मैं इन सब के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा। आप अपने लेवल पे जो है रिसर्च कर सकते हैं, अपने लेवल पे आप और ज़्यादा जानकारी जो है वो सर्च कर सकते हैं कि सरकार ने ये जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं और उनके जो आंसर्स दिए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, आप खुद अपनी तरफ से जांच कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप और जानकारी के लिए जीएमओस पे, इसी तरह की और जानकारी के लिए जीएमओस पे हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, और भी लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं केवल वो चेंज होनी चाहिए। इच्छा शक्ति है हमारे अंदर। अगर सरकार जो है जो पैसा इंपोर्ट पे खर्च कर रही है वो अगर सही पॉलिसीज़ को डेवलप करने में खर्च करे तो डेफिनेटली हमारे देश के अंदर ही हमारे जो किसान हैं वही हमें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।